स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम करिश्मा है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और शादी के दूसरे दिन से ही मुझसे घर के सारे काम करवाए जा रहे थे। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी ननद कुंवारी थी। तब भी वह घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन मेरी सास थोड़ा बहुत काम करवा लिया करती थी। मेरी शादी के पूरे 1 साल बाद मेरी ननद की शादी हो गई थी। अपनी ननद के घर से निकलने पर मुझे बहुत सुकून मिला था, क्योंकि वो घर में रहकर हमेशा मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। लेकिन ये सुकून मेरी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ ही दिनों का था, क्योंकि मेरी ननद हमेशा हमारे घर पर आती रहती थी और इसी तरह उसकी शादी को 3 साल और मेरी शादी को 4 साल गुजर गए थे। आज मैंने अपने पति से गुस्सा होते हुए कहा कि आखिर आपकी बहन को क्या परेशानी है, आखिर वो क्यों हर बार इधर आ जाती है और फिर वो सारा टाइम आकर घर में आराम करती रहती है। उससे इतना भी नहीं होता कि अपनी भाभी के काम में कोई हेल्प ही करा दे। मेरा पति कहने लगा कि तुम जानती हो कि मेरी बहन किस हाल में है, तुम्हें इस समय उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम खुद तो अभी तक माँ नहीं बन सकी, अब अगर मेरी बहन माँ बनने वाली है तो तुम उसे अब सुकून से नहीं रहने देती। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन से घर का कोई भी काम करवाया। मैंने अपने पति से कहा था, अच्छा तो ठीक है, मैं आपके घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिछले 4 साल से मैं आपके घर में नौकरानी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कभी आपने मुझे अपनी पत्नी होने का हक दिया है? पहले तो कभी कभी आपकी मम्मी मेरे साथ कोई काम करवा दिया करती थी, लेकिन आपकी बहन तो शुरू से ही हरामखोर रही है। अब अपनी ससुराल के कामकाज से बचने के लिए वो यहाँ आकर बैठ जाती है और तबीयत खराब का बहाना बनाती रहती है। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, सच कहूँ तो तुमसे मेरी बहन की खुशी झेली नहीं जा रही। तुमने मुझे अभी तक पिता बनने का सुख नहीं दिखाया है और मेरी बहन, जिसकी हमारे बाद शादी हुई थी, वो अपने पति को 3-3 बच्चों का सुख दिखा चुकी है। मेरी बहन और मम्मी के बारे में कभी भी किसी तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में अगर रहना है तो घर के सारे कामकाज करने होंगे। मैं अपनी माँ बहन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरा पति हर बार मुझसे यही बात कहता था। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। ये सारी बातें सुनते सुनते मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी, क्योंकि ये सब सुनते सुनते मुझे काफ़ी समय हो गया था। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी मेरे दादाजी ने करवाई थी और मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे दादाजी भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब मेरा जो कुछ भी था वो यही घर था, क्योंकि इन लोगों के अलावा ना तो मेरा कोई अपना था और ना ही मेरा कोई और ठिकाना था। इसलिए मुझे सारी बातें बर्दाश्त करने के बाद इस घर में रहना पड़ता था। मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं थे। शादी हुई तो मेरा सामना सिर्फ मेरी सास और मेरी ननद से हुआ था। मेरी ननद जब कुंवारी थी तब मुझे बहुत तंग किया करती थी। सारा दिन घर में पड़ी रहती थी और सामान भी इधर उधर कर दिया करती थी और मेरी सास को हमेशा मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बताती थी। लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती थी। और जब मेरी ननद का रिश्ता तय हुआ तब मुझसे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी और को हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि ननद के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मगर मुझे नहीं पता था कि ननद के जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार होने वाली है। मेरी ननद के अब 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे को वो जन्म देने वाली है। पहले बच्चे के समय भी उसने सारा समय अपने मायके में ही गुजार दिया था। वो बहुत बड़ी हरामखोर थी, अपने ससुराल में कोई कामकाज नहीं करना चाहती थी। मगर मेरी सास को तो ऐसा लगता था कि उनकी बेटी बहुत मेहनती है और अपने ससुराल वालों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करती है। उनको लगता था कि उनकी बहू गलत है और उनकी बेटी सही है। अपने दूसरे बेटे के समय भी मेरी ननद यहीं पर आई हुई थी। मेरी ननद वैसे तो अपने घर में खुश थी, क्योंकि उसने अपने पति को अपने पल्लू से बांध लिया था, लेकिन वो हमेशा अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी। मुझे मेरा नंदोई बिल्कुल भी पसंद नहीं था और 1-2 बार तो मैंने दबे दबे शब्दों में ये बात अपनी ननद से कह भी दी थी कि तुम्हारे पति की नज़र मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी ननद ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था और मेरे पति से मेरी शिकायत लगा दी थी, जिस पर मेरे पति ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसका पति जब भी हमारे घर में आता था
मुझे सर से लेकर पैर तक देखता था। उसकी घिनौनी नज़र से मुझे चिढ़ होने लगी थी और मेरी ननद कहती थी कि आप मेरे पति पर गलत इल्ज़ाम लगाती हो। मेरा पति बहुत शरीफ है। मैं उसकी बात पर कह देती कि भगवान करे कि वो शरीफ ही निकले, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो और उसे मुझसे ज़्यादा समझती हो। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब भी मेरी ननद का पति हमारे घर पर आता था तो उसकी नज़र मुझे बहुत अजीब सी लगती थी। मैं कभी उसके सामने ज़्यादा आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे देखता था और फिर जिस तरह मेरे साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करता था वो मुझे बहुत अजीब लगता था। मेरी सास और पति ने मेरी ननद की शादी बड़ी ही देखभाल करके की थी। मेरे पति के दोस्त ने उसको ये रिश्ता बताया था, इसलिए मेरे पति ने उस लड़के की शादी अपनी बहन से करने से पहले उसकी खूब अच्छी तरह से छानबीन निकाली थी। ये लड़का मेरी ननद के लिए हर हाल में अच्छा था, अच्छा खासा कमाता था, 2 बहनों का इकलौता भाई था, और क्या चाहिए था। जिनमें से एक बहन की तो शादी भी हो चुकी थी। इसलिए मेरी सास और मेरे पति ने सोचा कि इकलौता बेटा है, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका उल्टा भी हो सकता है। मेरी ननद की दोनों ही ननदें बहुत ज़्यादा चालाक थी। मेरी ननद मेरे सामने तो चालाक बना करती थी, लेकिन अपनी दोनों ननदों के सामने उसने हार मान ली थी। उसने कभी मायके में तो कोई काम नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वह घर की इकलौती बहू थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, जो उससे संभाली नहीं जा रही थी। मेरा नंदोई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और अपनी दोनों ही बहनों का इकलौता सहारा था, इसलिए उसके माता पिता और उसकी बहनें अपने ही भाई से उम्मीदें लगाती थी और वो हर काम मेरे नंदोई से ही पूरा करवाती थी। और ये सब मेरी ननद से बर्दाश्त नहीं होता था। वो अपने पति से इन बातों पर झगड़ा करके हमारे घर पर आ जाती थी, लेकिन उसके पति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी पत्नी के मायके में आकर रुक जाने पर भी उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हर बार उसे मनाने के लिए आ जाया करता था। मेरी सास और पति भी उसे समझा बुझाकर उसके ससुराल भेज दिया करते थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरी ननद को घर के सारे काम करने पड़ते थे। जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसकी सास ने घर के सारे काम अपनी बहू को सौंप दिए थे। जिस तरह से मैं अपने ससुराल के सारे काम किया करती थी, इसी तरह से मेरी ननद के साथ भी हो रहा था। मेरी ननद ने भावनाओं में बहकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने हवाले कर तो लिया था, मगर कुछ ही दिनों में उसको तारे नजर आ गए थे, क्योंकि घर में रहकर तो उसने कभी पानी का एक गिलास भी खुद लेकर नहीं पिया था। मेरी सास ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो अपनी बेटी को ही सिर्फ बेटी समझा करती थी, और जब मैं इस घर में आई तो मुझे इस घर की नौकरानी का रुतबा दे दिया गया था, जबकि मुझे तो इस घर में बहू भी नहीं समझा जाता था। मेरी शादी से पहले मेरी सास अपनी बेटी के सारे काम किया करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उसके और अपनी सास के भी सारे काम मैं ही किया करती थी। लेकिन जब मेरी ननद को अपनी ससुराल में सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी तो वो बात बात पर अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी सास, ननद और अपने पति की बुराइयां करती थी और कहती थी कि इस घर में मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा है। मेरी सास भी अपनी बेटी को एडवाइस दिया करती थी कि तुम कोई काम मत करो और तबीयत खराब का बहाना बनाकर अपने कमरे में लेट जाओ, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी ससुराल आकर तुम्हारी सास, ननद और पति को सीधा करूँगी। मेरी सास हमेशा अपनी बेटी को उल्टी सीधी बातें बताया करती थी। मैं हमेशा अपनी सास को इन बातों पर टोकती थी और कहती थी कि मम्मी जी, आप अपनी बेटी को ऐसी एडवाइस मत दिया करो, वो उसका अपना घर है और ऐसा करने से उसका घर खराब भी हो सकता है। अब उसे अपने घर में दिल लगाना चाहिए। अब उसका घर है, जिस तरह से आप मेरी जिम्मेदारी हो इस तरह से उसे भी अपने ससुराल वालों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। जैसे उस घर के तौर तरीके हैं उन्हें अपनाना चाहिए। लेकिन मेरी सास यही कहती कि वो मेरी प्यारी सी बेटी है, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है, कभी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी, अब कैसे उसे चूल्हे चौके में झोंक दूं। नितिन ने तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मेरी बेटी को ससुराल में कितने काम करने पड़ते हैं। हर किसी की ज़िंदगी तुम्हारी तरह नहीं है कि ससुराल में सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। तुम तो यहाँ पर राज करती हो। देखो,
मेरी बेटी ससुराल गई है, वहाँ की नौकरानी बनकर रह गई है। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझे इस घर में कौन सा राज करने का मौका दे दिया था। मैं भी इस घर की एक नौकरानी ही थी। जब अपनी बेटी पर बात आती है तो माँ तड़पती है, और जब दूसरों की बेटी को परेशान करती है तो उन्हें लगता है कि उनकी बहुएं घर में सुकून से रह रही हैं। वारे ऊपर वाले, तूने भी कैसा दस्तूर बनाया है। अपनी बेटी अपनी और दूसरे की बेटी कुछ नहीं लगती। मेरी सास को हमेशा अपने दामाद पर गुस्सा आता था कि वो अपनी पत्नी के लिए अपने घर वालों से लड़ता क्यों नहीं है, लेकिन वो बेचारे भी क्या कर सकता था। मुझे लगता था कि मेरी ननद की शादी हो चुकी थी, उसे अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी लड़की मायके में कितना ही लाड प्यार से क्यों ना पली बड़ी हो, लेकिन ससुराल में जाने के बाद तो उसे सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। मेरी ननद की सास ने तो खुशी खुशी अपनी बहू को किचन और घर की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी थी, लेकिन मेरी ननद थी कि उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उनको लगता था कि इकलौती बहू ही घर की सारी जिम्मेदारी को संभाले। मेरी ननद की शादीशुदा वाली ननद तो 1 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने मायके आती थी। उसके आने पर मेरी ननद के माथे के बल गहरे हो जाते थे। इस तरह उसकी ज़िंदगी अपने ससुराल में खट्टी मीठी चल रही थी। अपने ससुराल में कभी मेरी ननद काम कर लिया करती थी तो कभी मना कर दिया करती थी। जब बहू घर का काम करने से मना कर देती तो मजबूरन उसकी बूढ़ी सास को ही घर के काम करने पड़ते थे। मेरे नंदोई ने जब देखा कि उनकी बूढ़ी माँ को घर का काम करना पड़ता है और पत्नी भी अपनी कोई ना कोई परेशानी बताकर मायके में जाकर बैठ जाती है, तो उन्होंने घर की साफ सफाई के लिए नौकरानी का इंतजाम कर लिया था। जबकि किचन में अब सिर्फ 4 लोगों के लिए खाना बनाने का ही काम होता था, तो मेरी ननद को वो भी भारी लगता था। इस बात पर भी वो अपनी सास और पति से झगड़ा करती रहती थी, जबकि मुझे दिन रात अपने घर में यही ताने सुनने को मिलते थे कि अभी तक तुम बच्चा तक पैदा नहीं कर पाई हो। मेरा पति, मेरी ननद और मेरी सास तीनों मिलकर मुझे बहुत सारे ताने दिया करते थे। मैं भगवान से हर दिन रो रो कर प्रार्थना करती थी कि मुझे भी माँ बनने का सुख दे दे, ताकि मैं इन लोगों का मुंह बंद कर सकूं। मगर प्रार्थना करते करते मुझे 4 साल गुजर गए थे, और यही वजह थी कि मेरा पति भी मुझसे दूर दूर रहने लगा था। उसे बच्चों का बहुत शौक था और बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उतना ही मैं उसे पिता बनने का सुख नहीं दे पा रही थी। मेरी ननद तो अपनी शादी के 3 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। जब पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई तो अपनी तबीयत खराब का बहाना लेकर वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सास का बिहेवियर उसके साथ और ज़्यादा ख़राब रहने लगा था। लेकिन वो ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया करती थी कि ये माँ बनने वाली हैं। मेरी ननद की सास को अब काम करने की आदत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू की हरकतों की वजह से वो किचन में जाकर काम देख लिया करती थी। बाकी का सारा काम नौकरानी करती थी। वो अपने बेटे से शिकायत करती रहती थी, मगर मेरा नंदोई तो मेरी ननद का दीवाना था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे नंदोई की नीयत ही खराब है, क्योंकि वो मुझे ही नहीं बल्कि हर लड़की या औरत को गंदी नज़र से ही देखता था। मेरी ननद अपने कमरे में आराम करते करते बोर हो गई थी, इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों ना वो अपने मायके में जाकर आराम करे। मायके में भाभी उसकी और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेवा करेगी। ससुराल में उसे ज़्यादा सेवा नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी ननद भी कोई काम नहीं करती थी। मेरी ननद अपने पति से कहकर अपने मायके आ गई थी। मैंने देखा था कि मेरी ननद बिल्कुल ठीक थी, वो सिर्फ तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती थी। मेरी ननद का 3रा महीना चल रहा था जब वो हमारे यहाँ 1 महीने के लिए रुकने के लिए आ गई थी। उसके आने पर मेरे लिए घर का काम और ज़्यादा बढ़ जाता था और मुझे हर काम अब भारी लगता था। जैसे तैसे करके पूरे 2 महीने रहने के बाद मेरी ननद अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन फिर तबीयत खराब का बहाना करके वो हमारे घर आ गई थी। मेरे नंदोई का चूँकि पहला पहला बच्चा था, इसलिए वो भी अपनी पत्नी की हर बात मानता था और उसे भी यही लगता था कि वो अपने मायके में जाकर आराम कर लेगी और यहाँ घर में तो कोई ना कोई काम करती रहेगी। इस तरह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रह सकती है, और अगर मायके जाएगी तो बिल्कुल ठीक रहेगी।
मेरी ननद जानबूझकर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। सारा दिन मेरी सास उसको खाने पीने का कुछ न कुछ देती रहती थी। उसे अपने मायके से अच्छा कुछ नहीं लगता था। उसका इरादा था कि वो बच्चे को यहीं पर जन्म दे और उसके बाद ही अपने ससुराल जाए। मेरी सास ने अपनी बेटी का इरादा समझते हुए उसकी सास से बात कर ली थी और कहा था कि जब हमारी बेटी को बच्चा पैदा हो जाएगा तब हम इसे घर भेज देंगे। इस बात पर उसकी सास को भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा पूरी तरह से उनकी बहू के कब्जे में है। अगर वो जिद करके अपनी बहू को यहाँ बुला भी लेती है तो उनका बेटा वापस अपनी पत्नी के कहने पर उसे उसके मायके छोड़ आएगा। इसलिए वो खामोश हो गई थी। मेरी ननद के आने की वजह से घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और जब वो आई थी तो हर दूसरे तीसरे दिन उसका पति भी हमारे घर आ जाता था। दामाद के सामने मेरी सास का कहना होता था कि ढेर सारा नाश्ता लगाया जाए, इसलिए मुझे काफ़ी देर तक किचन में खड़े होकर नाश्ता तैयार करना पड़ता था। मेरा पति तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि उन्हें हमेशा ही लगता था कि मैं उन्हें उनकी माँ और बहन के खिलाफ भड़काती रहती हूँ। मेरे पति के दिमाग में ये ख्याल भी उनकी बहन ने ही डाला था, लेकिन मैं फिर भी खामोशी से सब कुछ सब्र करके इस घर में रह रही थी। मेरी ननद का पहला पहला बच्चा था। इस वजह से मेरी सास और मेरा पति बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर फाइनली उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। आधी रात के समय मेरी ननद की अचानक तबीयत खराब हुई तो उसे मेरी सास और पति अस्पताल ले गए थे। फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया था। मेरी ननद का बेटा होने के बाद तो मेरा पति और सास मुझ पर और ज़्यादा ताने कसने लगे थे और कहते थे कि पता नहीं भगवान हमें ये सुख कब दिखाएगा। हम तो बच्चे की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गए हैं। पूरे 24 घंटे के बाद मेरी ननद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर वो अपने बच्चे के साथ हमारे घर आ गई थी। मेरी सास को तो अपनी बेटी बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, जबकि मैंने उनसे कहा भी था कि अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है तो ऐसे में उसकी सेहत पर कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन मेरी सास बार बार उसे यही कहती रही कि तुम यहीं पर रहना, छोटे बच्चे को तुम ससुराल में कैसे संभालोगी, जबकि वहाँ पर तुम्हें काम भी करना पड़ता है। तुम यहीं मेरी नज़रों के सामने रहना। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर तो मेरी ननद और ज़्यादा खुश हो गई थी। वो तो चाहती भी यही थी कि वो हमेशा यहीं पर ही रहे। अगले दिन मेरी ननद की सास अपने पोते और बहू से मिलने के लिए हमारे घर पर आई थी। मेरी ननद ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उनके पोते को उनकी गोद में भी नहीं दिया था और ना ही खुद उनसे कोई बात कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन 2 दिन वहाँ रुककर फिर से हमारे घर वापस आ गई और घर आते ही उसने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। उसका कहना था कि जिस दिन से मैं उस घर में गई हूँ मुझे 1 मिनट का भी सुकून नसीब नहीं हुआ। छोटे बच्चे को संभालना, घर के कामकाज को देखना और इसके अलावा मेरी सास और ननद की पसंद का खाना बनाना, मैं तो पूरा पूरा दिन थक कर रह गई, इसलिए तंग आकर यहाँ आ गई हूँ। मेरी सास अपनी बेटी के पास बैठकर हमदर्दी करने लग गई, जबकि मैं किचन में चली गई ताकि रात का खाना तैयार कर सकूँ। इस बार मेरी ननद अपने ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बार बार यही कह रही थी कि मैं जब तक अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, जब तक मेरा पति मुझे अलग घर लेकर नहीं दे देता। जबकि मेरी सास भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिला रही थी। मेरा पति इस बात के खिलाफ था। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारा पति अपनी माँ का इकलौता बेटा है और अपनी बहनों का इकलौता सहारा है। तुम आखिर किससे अलग होना चाहती हो, और ऐसे तो तुम्हें भी परेशानी होगी। तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, तुम अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकोगी, इसलिए जैसे तुम रह रही हो वैसे ही रहते रहो। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी सास और ननद मिलकर पाल देंगी। मेरी ननद ने मेरे पति को जवाब दिया था कि भाई आप तो खामोश ही हो जाओ, आपको क्या पता कि बच्चे कैसे पलते हैं। आपके बच्चे हो तो आपको पता भी चले। आपकी पत्नी ने तो आपको पिता बनने का सुख दिया ही नहीं। मेरा पति अपनी बहन की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया था। जितने दिन मेरी ननद हमारे घर पर रहती, ना तो खुद खुश होकर दिखाती और ना ही हमें खुश होने देती। बस हमेशा अपने ससुराल वालों की बुराई ही करती रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो जैसे तैसे अपने घर चली गई थी। इस बात पर मैं अपने पति के ऊपर बरस पड़ी और उनसे कहने लगी कि तुम्हारी बहन का ये क्या ड्रामा हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ जाती है,
अपने घर में उसका पैर क्यों नहीं टिकता। मेरा पति कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, आप हमेशा मुझे ही डांट देते हो। आपको ये नहीं पता कि वो उसका ससुराल है, वो वहाँ पर अपना दिल लगाए। ये बात अच्छी नहीं कि वो हर बार यहाँ आकर अपने ससुराल वालों की बुराई करती है। मैंने कहा अगर मैं भी आपकी बुराइयाँ दूसरों में करने बैठ जाऊँ तो फिर हमारा घर नहीं बनेगा। आपको दिमाग लगाकर सोचना चाहिए, अपनी बहन को समझाना चाहिए, मगर आप तो उल्टा मुझ पर ही बरस जाते हो। मेरा पति कहने लगा कि अच्छा अच्छा खामोश हो जाओ, मुझे ज़्यादा सीख देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति को भी अपनी बहन से हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ था। वो यही कहते थे कि तुम्हें क्या पता, वो एक बच्चे की माँ बन गई है। अपने ससुराल में उसे किस तरह से बच्चे पालने होते हैं। तुम्हारे पास तो बच्चे ही नहीं हैं, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा कहाँ से होगा। अब ऐसी बातें सुनकर तो मैं खामोश ही हो जाती थी। अपने ससुराल वालों की बातों से मेरा दिल बहुत दुखता था। मन करता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाती। मेरा तो मायका भी नहीं था। मेरी ननद तो अपना सुख दुख जताने के लिए अपने मायके में आ भी जाती थी। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकती। फिलहाल ज़िंदगी इसी तरह से अपनी ननद की सेवा करते हुए गुजर रही थी। मेरी ननद का पति जब भी हमारे घर आता तो मैं उससे दूर दूर रहती थी, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे बहुत चुभती थी। वो बहुत छिछोरा था। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद अपने ससुराल चली गई थी और अब की बार उसे अपने ससुराल गए हुए पूरे 3 महीने गुजर गए थे। मुझे बड़ा सुकून था, क्योंकि जब भी वो हमारे घर पर आती थी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता था। पता नहीं 3 महीने तक वो हमारे घर क्यों नहीं आई थी, लेकिन जब चौथा महीना लगा तो वो हमारे घर फिर से आ गई थी। उसने घर आते ही खबर सुनाई कि वो दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी ये बात सुनकर मेरी सास तो बहुत खुश हुई थी, जबकि मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इस बात की परेशानी हुई कि अब मेरी ननद फिर से यहाँ पर रहेगी। ऐसा ही हुआ। मेरी ननद के शुरू के प्रेगनेंसी के दिन थे, इसलिए वो हमारे घर पर ही 2-3 महीने के लिए आ गई थी। अब घर के कामों के साथ साथ मेरी ननद को संभालना और उसके बेटे को भी संभालना एक अलग काम बढ़ गया था। मुझे अब इन कामों को अंजाम देना पड़ता था। मेरी ननद का बेटा तो अभी सिर्फ 5 महीने का ही था और ज़्यादातर वो बिस्तर पर ही लेटा रहता था। बस इसलिए उसकी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। बाकी सारे काम तो मैं किया करती थी, लेकिन उसका डायपर चेंज नहीं करती थी। उसका डायपर मेरी सास ही चेंज किया करती थी। मेरी ननद और सास ने तो मुझे फ्री की नौकरानी समझ लिया था। ऊपर से हर दूसरे तीसरे दिन मेरी ननद का पति घर चला आता था। वो मुझसे बात करता था तो उसके बोलने का अंदाज भी बदल जाता था, जो मुझे तो महसूस होता था, मगर घर के बाकी किसी भी मेंबर को महसूस नहीं होता था और मैं उनकी तरफ देखती रह जाती। पता नहीं क्या बात थी कि मेरा नंदोई हमेशा मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था। लेकिन जो भी था, मामला कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके पूरा 1 महीना होने के बाद मेरी ननद अपने घर चली गई थी तो मैंने सुकून का सांस लिया था। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो दोबारा यहाँ वापस ना आए, क्योंकि उसके आ जाने से मैं बहुत तंग आ जाती थी। मेरी सास की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और मेरा पति तो ऑफिस में होता था। जब मेरी ननद हमारे घर पर नहीं होती थी तो सुबह का अपना काम करने के बाद सारा दिन फ्री रहती थी। बस मुझे रात का खाना बनाना होता था। एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जब दरवाज़ा खोलने गई तो मैंने देखा कि मेरा नंदोई दरवाजे पर खड़ा हुआ था और कहने लगा, भाभी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया और खुद पीछे हट गई तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सासू माँ की तबीयत देखता चलूँ। मैंने अपने नंदोई से कहा, लेकिन मम्मी जी तो सो रही हैं। मेरा नंदोई कहने लगा, अच्छा तो फिर आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दीजिए, उसके बाद मैं अपने घर चलता हूँ। मैं किचन में अपने नंदोई के लिए पानी लेने चली गई थी। उसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ गया। मैं पानी लेकर आई और मैंने उसे जैसे ही पानी का गिलास थमाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे किया और कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हो। वो बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाभी, बस पानी का गिलास ले रहा हूँ। मुझे इंतज़ार था कि कब वो पानी का गिलास ख़त्म करे और यहाँ से जाए, लेकिन वो एक एक घूंट बड़े आराम से पी रहा था।
मुझे अपने नंदोई से डर लग रहा था, क्योंकि मेरी सास दवाई खाकर सो रही थी और मेरा पति भी घर में नहीं था। वो पानी पीते हुए मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रहा था। उसने कहा, भाभी आप कितनी खूबसूरत हो, लेकिन आपके पति को आपकी अहमियत नहीं पता। कोई आपकी अहमियत मुझसे पूछे तो मैं उसे आपकी तारीफ में कितनी ढेर सारी बातें बताऊं। उनकी बातें सुनकर मैं अचानक घबरा गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मेरा नंदोई कहने लगा, कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी भी हमेशा आपकी बुराइयां करती रहती है, लेकिन मुझे पता है कि आप कितनी तारीफ के लायक हो। अपने नंदोई की बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं उससे नज़रें चुरा रही थी। पानी पीने के बाद वो हमारे घर से चला गया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी ननद का बड़ा बेटा 1.5 साल का और छोटा बेटा 1 साल का हो चुका था। उसका यही रूटीन था कि वो हर 4-5 दिन बाद हमारे घर पर आ जाती थी और मेरा जीना दुश्वार कर दिया करती थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, जब एक बार मुझे ये पता चला कि अब उसके तीसरा बच्चा भी होने वाला है। वो तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं भगवान से शिकायत कर रही थी कि मैं सबकी सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे भाग्य में एक बच्चा भी नहीं है। और मेरी ननद, जो अपने ससुराल वालों को बिल्कुल नहीं समझती, उसे 3-3 बच्चे दे दिए। एक दिन मैं पड़ोस वाली आंटी के घर गई थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया, और मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरी पड़ोस वाली आंटी कहने लगी, तो फिर तुमने अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। लेकिन मैं उनको क्या बताती कि मेरे पति का कहना है कि तुम्हें डॉक्टर से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम शुरू से ही बांझ हो। ऐसा नहीं था कि मेरा पति शुरू से ही ऐसा था और इस तरह की कड़वी कड़वी बातें करता था। मेरा पति शादी के 6 महीने बाद ऐसा हुआ था। मेरी ननद शुरू से ही बहुत चालाक थी और मुझसे बहुत जलती थी। सब कुछ उसका किया धरा था। उसने मेरे पति के दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारी पत्नी बांझ है। शादी के शुरू के दिनों में तो मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था, लेकिन वो बाद में बदल गया था। वो यही कहता था कि तुम बांझ हो, तुम्हारा इलाज करवाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम नॉर्मल होती तो अब तक बच्चा हो गया होता। पड़ोस वाली आंटी को मैं बता कर आई थी कि मैं डॉक्टर से इलाज ज़रूर करवाऊंगी, और घर जाकर सोचने लग गई थी कि अपने पति को किस तरह से तैयार करूं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि अपनी ननद को देख देख कर अब मुझे भी बच्चे की चाहत ज़्यादा होने लगी थी। भगवान से प्रार्थना तो मैं हर रोज़ ही करती थी, क्योंकि मुझे ढेर सारी बातें सुननी पड़ती थी। मेरा पति रात को घर आया तो मैंने उसे बताया कि आप मुझे कल डॉक्टर के पास लेकर चलना। मेरे पति ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो मैं अपने पति के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि एक बार हम अपना चेकअप करवा कर देख लेते हैं, आपको तो बच्चों का इतना शौक़ है। मेरा पति कहने लगा कि हाँ, मुझे बहुत शौक़ है, मगर तुम मेरा ये शौक़ पूरा नहीं कर रही हो। मैंने अपने पति से रोते हुए कहा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, आपके कहने से मैं बांझ नहीं हो सकती। आप एक बार मेरी रिपोर्ट करवा कर तो देखो, डॉक्टर से एक बार बात करके देखते हैं, डॉक्टर क्या बताती है। मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, कल डॉक्टर के पास चलना, मैं तुम्हारा यह शक ही दूर किए देता हूँ। अगले दिन हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए और उनको अपनी पूरी परेशानी बताई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था और मेरे पति की भी रिपोर्ट करवाई थी। हम दोनों की ही रिपोर्ट हो गई थी। जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो डॉक्टर ने कहा था, एक बार रिपोर्ट आ जाए, उसमें पता चल जाएगा कि तुम बांझ हो या नहीं। मैं तो अच्छा खासा खाता पीता इंसान हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं हो सकती। मेरा पति बड़े घमंड के साथ ये बात कह रहा था। कुछ समय और गुजर गया और मेरी ननद का तीसरा बच्चा भी पैदा होने वाला था। मेरी ननद अब अपने आखिरी समय में हमारे घर पर आ गई थी। अब उसके 2-2 बच्चों का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता था और घर के भी ढेर सारे काम होते थे। पहले तो मेरी सास मेरी ननद के बच्चों को देख लिया करती थी, मगर अब वो बीमार रहने लगी थी। अब वो बिस्तर से ज़्यादा उठती ही नहीं थी। मेरी ननद तो हमारे घर आने के बाद महारानियों की ज़िंदगी गुजारती थी। दोपहर का टाइम था जब अचानक मेरी ननद को दर्द होना शुरू हो गया। मैंने उसके पति को फ़ोन किया, उसका पति उसे अस्पताल ले गया था। फिर मेरे पति भी ऑफिस से आ गए। मैं भी अस्पताल जाना चाहती थी, मगर मेरी ननद के दोनों बच्चे मेरे पास ही रुके हुए थे। उनको मैं अस्पताल लेकर नहीं जा सकती थी और मेरी सास ने कह दिया था कि रात का खाना तैयार करके रखना।
रात को अस्पताल खाना जाएगा, इसलिए मैं घर में ही रुक गई थी। मैंने उनके दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था और फिर मेरी सास मेरे पति के साथ अस्पताल चली गई। मेरी ननद ने तीसरे बेटे को जन्म दिया था। मैंने रात का खाना तैयार कर लिया था और अपने पति को कॉल करके कहा कि खाना बन चुका है, आप आकर खाना ले जाओ। मेरा पति कहने लगा कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाज़ा खोलने गई और मैंने सोच लिया था कि मेरे पति ही खाना लेने के लिए आए होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि दरवाजे पर मेरा पति नहीं बल्कि मेरा नंदोई खड़ा हुआ था। उसने कहा कि भाभी, मैं खाना लेने के लिए आया हूँ। मैं पीछे की तरफ पलट ही रही थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खुद घर के अंदर आ गया। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। उसने जल्दी से घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर घर के अंदर आ गया। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? इस तरह घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? मेरा नंदोई कहने लगा कि ये तुम्हारी ससुराल के साथ साथ मेरा ससुराल भी है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा कि हाथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। उस दिन भी सासू माँ घर में मौजूद थी, मगर आज तो घर में बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो। मेरा नंदोई ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, हटो यहाँ से, मैं अपने पति को कॉल लगाती हूँ। मेरे नंदोई ने जल्दी से मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मुझे घसीटकर कमरे के अंदर लेकर जाने लगा। कहने लगा, आज मुझे अच्छा मौका मिला है, आज तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही रहूँगा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी चीखने की आवाज़ से उसके दोनों बच्चे भी उठ गए थे और बुरी तरह से रो रहे थे, मगर उस दरिंदे को मुझ पर ख्याल नहीं आ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ताकि मेरी आवाज़ आसपास भी जाए, लेकिन वो मेरे मुंह पर बार बार हाथ रख रहा था और कह रहा था कि शोर मत मचाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, लेकिन भगवान की कृपा से आसपास के लोगों को मेरी आवाज़ चली गई और पूरा मोहल्ला हमारे घर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। मोहल्ले के लोगों ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया था और मेरे पति को कॉल कर दी थी। मोहल्ले वालों को देखकर मेरा नंदोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे नंदोई को उन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था और बहुत मारा था। मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि हमारे ही पड़ोस में घुसकर औरत की इज्जत खराब करने की कोशिश करता है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस घर का दामाद होते हुए तुझे ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? ये तेरी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरे पति को बुला लिया तो मेरे पति को सारी बात बताई। मैं भी बुरी तरह से रो रही थी। मेरा पति कहने लगा कि ज़रूर इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, लेकिन पड़ोस वाली औरतों ने कहा कि नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हमने खुद इस बेचारी को इस आदमी से बचाया है, ये इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। हम लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने गौर किया कि आवाज़ तो इसी घर से आ रही है। हमने घर का दरवाज़ा बजाया मगर किसी ने नहीं खोला, तो हम दीवार लांघकर घर के अंदर घुस आए और देखा कि ये तुम्हारी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी। जब उसने शोर मचाया तो हम लोग जल्दी से इसे बचाने के लिए भागे और मौके पर इसे पकड़ लिया। उन सारे लोगों की बात सुनकर मेरा पति बहुत शर्मिंदा हो रहा था और फिर उसने मेरे नंदोई के गाल पर 2-3 थप्पड़ मारे थे। मेरा नंदोई नियत का बहुत गंदा इंसान था। वो उस समय तो वहाँ से भाग गया था और मेरा पति मुझे घर के अंदर लेकर आ गया था। मैंने अपनी ननद के बच्चों को दोबारा से सुला दिया था। वो बहुत रो रहे थे, मगर फिर उनको जैसे तैसे खामोश कराया और फिर वो सो गए। सारी रात मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि मेरे पति ने मोहल्ले वालों की गवाही सुनकर मुझ पर यकीन किया था, वरना इसके पहले तो उसे यही लगा था कि गलती मेरी ही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं जानती थी कि मेरा पति शर्मिंदा हो रहा है, मगर आज बात मेरी इज्जत पर आ गई थी। मैं अपने पति के आगे आज नहीं झुक सकती थी। मैं खामोश थी और पूरी रात इसी तरह मुझे रोते रोते गुजर गई थी। अगले दिन मेरी ननद डिस्चार्ज हो गई थी। सास और ननद घर पर आ गई थी और उनको भी ये सब कुछ पता चल गया था जो गुजरी हुई रात को हुआ था। मेरी ननद और सास भी मुझे ही बुरा कह रही थी, मगर मेरे पति ने बताया कि इसमें करिश्मा की कोई गलती नहीं है।
मेरे पति ने गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ही पति उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मोहल्ले वालों ने मुझे इस बात की गवाही दी है। मेरी ननद कहने लगी, अब आप मोहल्ले वालों की बातों में आकर मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाओगे भैया। मेरा पति कहने लगा, बात मेरी पत्नी की इज्जत की है। पहले तो मैंने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया था, मगर तुम्हारा पति बहुत ही घटिया इंसान है। उसे कह देना कि मेरे सामने ना आए। अगर मेरे सामने आया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। और हाँ, तुम जल्द से जल्द यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। मेरी सास कहने लगी, बेटा अपनी बहन से तुम किस तरह से बातें कर रहे हो। मेरा पति कहने लगा कि आप तो खामोश ही हो जाओ माँ, और अपनी बहन की तरफ देखकर कहने लगा, तुम जो ये हमेशा हमारे घर हर दूसरे तीसरे दिन रुकने आ जाती हो ना, और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा पति भी आ जाता है, ये सब इसी वजह से हुआ है। उसकी गंदी नज़र मेरी पत्नी पर आ गई, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज मैं अपने पति की बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि मेरा पति मेरे लिए अपनी माँ बहन से स्टैंड ले रहा था, और आज तक जो उसने कभी अपनी माँ बहन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी थी, आज वो मेरे लिए उन्हीं को डांट रहा था। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरा पति खुददार इंसान निकला, वरना मुझे तो लगता था कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी मेरा पति मुझे ही बुरा कहेगा। उस दिन लैब से कॉल आई थी और मेरा पति मुझे लैब ले गया था। वहाँ से रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, मगर आपके पति के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं। आपके पति को इलाज की ज़रूरत है, जबकि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके पति ठीक हो जाएंगे तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाओगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी, मगर मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अंदर कमी है, और बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही नहीं हो पा रहा। मेरे पति ने अपना ये शक भी दूर करने के लिए दूसरे डॉक्टर को दिखाया, और दूसरे डॉक्टर ने भी यही बात बताई थी, तो मेरा पति शर्मिंदा होकर रह गया था। मेरा पति बड़ा खामोश था और रास्ते में भी खामोश रहा था। उसके बाद जब हम घर आए तो मेरा पति मुझे कमरे में लेकर चला आया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो करिश्मा, कमी मेरे अंदर है और मैं तुम्हें बांझ कहता रहा, जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मेरी इस कमी के बारे में प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने अपने पति से कहा, आप मेरे पति हो, मैं कैसे आपकी बेइज्जती करवा सकती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। अगर किसी को लगता है कि कमी मेरे अंदर है तो हाँ, कमी मेरे अंदर है, मगर मैं आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने मुझे गले से लगा लिया। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेवियर रखा। मैं नहीं जानता था कि मेरी कमी की सज़ा सारी ज़िंदगी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने सारी बातें बर्दाश्त की हैं, हमेशा सब्र किया है। यह सब्र का ही तो फल है कि आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ गई, वरना तो मुझे लगता था कि आप कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मेरा पति कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं भटक गया था। एक तुम ही तो मेरी हमसफ़र हो जो हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा है, लेकिन फिर भी तुमने मेरा और मेरे परिवार वालों का ख्याल रखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने पति की कमी के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। अब की बार तो मेरी ननद अपने बच्चों के साथ एक हफ्ता ही रहकर हमारे घर से चली गई थी, क्योंकि मेरे पति ने उसे कह दिया था कि तुम यहाँ से जल्दी ही चली जाना। अगर तुम्हारा पति यहाँ आया तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दूंगा। मेरी ननद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसी बातें भी कर सकता है। मेरे पति को अपनी बहन के पति से जितनी नफ़रत हो रही थी, उतनी ही नफ़रत अपनी बहन से भी हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति छिछोरा है। फिर भी उसने कभी अपने पति पर रोक नहीं लगाई और हमेशा हमारे घर आकर बैठ जाती थी। अब वो हमेशा हमारे घर रहेगी तो उसका पति इधर उधर मुंह ही मारेगा। मेरे पति ने कहा कि अब खामोशी से अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो और यहाँ ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पर आओ और चली जाओ। अपने पति को अपने काबू में रखो, अपने पास रखो, ताकि वो किसी दूसरी औरत पर नज़र डालने की कोशिश ना करे।
मेरी सास को मेरे पति की बातों का बुरा तो ज़रूर लगा था और उन्होंने इसके बदले मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। तो मेरे पति ने इस बार अपनी माँ को भी डांट दिया था और कहा था कि मैं अपनी पत्नी के बारे में अब कोई बुराई नहीं सुनूंगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि आपको एहसान मानना चाहिए कि आज के ज़माने में भी आपको इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है। आप एक नज़र अपनी बेटी को ही देख लीजिए, जो अपने ससुराल वालों की सेवा से बचने के लिए यहाँ पर आ जाती है। मेरी सास अपने बेटे की बातें सुनकर शर्मिंदा होकर रह गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी सास की इतनी सेवा की कि उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत उमड़ गई थी और फिर उनके दिल से अपनी बेटी का ख्याल भी निकल गया। उनको अपनी बेटी की याद आती थी तो वो फ़ोन पर बात कर लिया करती थी और मेरी ननद फ़ोन पर बहुत रोती थी कि मम्मी मुझे घर बुला लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, 3-3 बच्चे मुझसे संभाले नहीं जाते, ऊपर से घर का भी काम है। मेरी सास कहती थी अब तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने पति के साथ रहोगी, उसके पास रहोगी तो उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। हमारे घर में आने की सिर्फ तुम्हें परमिशन है, तुम्हारे पति को नहीं। मेरी ननद अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी और अब उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया था। मेरी सास बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज तो डॉक्टर से चल ही रहा था मगर उनको पैरालाइज की बीमारी हो गई थी। इधर मेरे पति का भी इलाज चल रहा था और भगवान की कृपा से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरे पति का इलाज पूरा हो गया और उसके बाद भगवान ने मुझे भी खुशी दिखा दी थी। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये खबर मेरी सास को पता चली तो वो बहुत खुश हुई थी। मेरे पति और सास की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और उस दिन के बाद से ही मेरे पति ने मेरा पैर भी ज़मीन पर रखने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति ने घर के काम के लिए नौकरानी लगा दी थी, जबकि मैं जैसे तैसे खाना तो खुद ही बनाया करती थी और अपनी सास की भी सेवा किया करती थी। मेरी सास अब मुझे अपनी बेटी समझने लगी थी और इस घर में मेरी इज्जत इतनी बढ़ गई थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास तो आज भी बीमार है। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और मेरे बच्चे से मेरी सास और मेरा पति बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे घर का ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे पति ने नौकरानी को परमानेंट ही रख लिया है। उसे हमने अपने ही घर में छोटा सा कमरा दे दिया, वो हमारे ही घर में रहती है और अब सारे काम वही करती है। भगवान की कृपा से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, रो रो कर ही सही, मगर मेरी ननद ने भी अपनी घर गृहस्थी को एक्सेप्ट कर लिया और वो भी अपने घर की गृहस्थी में बिजी हो गई। अब वो हमारे घर बहुत कम आती है और मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।